इससे पहले हम 10वें चैप्टर में व्रतों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हमारा जो 12वां चैप्टर है और 12वें चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है व्रतों का क्षेत्रफल। सही क्या नाम? व्रतों का क्षेत्रफल। उसे बात में कहेंगे। तो 12वां चैप्टर है हमारा व्रतों का क्षेत्रफल। अब व्रतों के क्षेत्रफल को निकालने से पहले हमें व्रत के बारे में जानकारी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ। तो व्रत क्या होता है? हमने पिछली कक्षाओं में ये सीख रखा है कि किसी एक बिंदु के परिखा चारों ओर जो एक निश्चित दूरी पर जो एक रेखा खींची जाती है गोल गोल, उसी को हम व्रत कहते हैं। इसके जो बिल्कुल बीचों बीच में बिंदु होगा इसको हम केंद्र कहेंगे और बाकी जो चारों ओर हम रेखा खींचते हैं किसी निश्चित दूरी के परिखा, उसे हम क्या कहेंगे? परिधि। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी हमारी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो पता है हमें। और ये जो चारों ओर एक निश्चित रेखा खींची गई है, इसको हम कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। तो पिछली कक्षाओं में हमने ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं, चाहे कक्षा 9 हो या कक्षा 8 हो, हम वहां ये देख चुके हैं कि किसी भी वृत्त की परिधि हमारी परिधि बराबर होता है 2 पाई r, जहां r जो है हमारी वो त्रिज्या कहलाती है। और ये जो पाई देख पा रहे हैं, ये पाई जो है हमारा ये ग्रीक भाषा का अक्षर है। ग्रीक भाषा का अक्षर है और इस पाई का मान होता है हमारा 22/7 या बराबर हम 3.14 भी मानते हैं। तो चाहे इतना रख लीजिए चाहे इतना रख लीजिए, और स्पेशल कंडीशन में अगर वो कभी कहेगा कि नहीं 22/7 ही रखना तो 22/7 रखेंगे। अगर वो हमसे कहेगा कि 3.14 को पुट करना है तो इसे रखेंगे। अब ये जो हम त्रिज्या देख रहे हैं, अगर हम इस त्रिज्या को बिल्कुल इसके केंद्र से होकर थोड़ा सा ऐसे ही और बढ़ा दें, तो ये जो दोनों तरफ हमारी अगर इस बिंदु से देखें और इस वृत्त के केंद्र को हम O मान लें, तो इधर से इधर की हमारी आधी त्रिज्या होगी और आधी त्रिज्या हमारी ये हो जाएगी। तो ये जो पूरी दूरी होगी, इस पूरी दूरी के हम बिंदुओं को नाम दे लेते हैं। एक को A नाम दे लेंगे और एक को नाम दे लेंगे B। तो ये हमारा A से B तक की जो दूरी होगी, A से जो B तक की दूरी होगी हमारा AB, ये किसी वृत्त का हमारा व्यास कहलाता है। और व्यास को हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं और इसी के कैपिटल अक्षर से हम D से प्रदर्शित करते हैं। अब व्यास और त्रिज्या, भाई त्रिज्या से ही तो व्यास बना है, भाई आधी त्रिज्या फिर आधे वृत्त की और आधी त्रिज्या, तो दो मतलब त्रिज्या एक ही है, दो पार्टों में हमने इसे जोड़ा तो बन गया हमारा व्यास। तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास में एक संबंध भी होता है। वो संबंध क्या होगा हमारा, इसे भी थोड़ा सा जानते रहिए। तो संबंध हो जाएगा हमारा व्यास बराबर होता है हमारा 2r, भाई पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, तो इसको हमने ऐसे जोड़ लिया है। अगर इसे ना समझ पा रहे हो, r प्लस r, भाई व्यास हमारा कैसे बना है, हमने त्रिज्या प्लस त्रिज्या को जोड़ा है और त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1r और 1r 2r और बराबर हो गया हमारा d। तो d बराबर 2r, या अगर r का कभी मान निकालना हो तो r बराबर हो जाता है b/2। और इसको हम कहते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसका क्या मतलब है भाई, 1/2 का मतलब है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर b गुणा 1/2, और 1/2 का मतलब आप जानते होंगे आधा होता है। तो हम इससे ये समझे कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। मजा है। और दूसरा, अगर कभी पूछने लगे कि व्यास, तो व्यास हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जो भी अगर कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी वो हमसे क्या कहेगा, इतना सा केवल देगा और कहेगा इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। उसने कह दिया इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास बताइए कितना होगा। तो इस संबंध में पहुंचेंगे हम। हमें पता है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है।
तो कुछ नहीं करना होगा, इसमें 4 में 2 से गुणा कर लेंगे और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हमारा व्यास आ जाएगा। अब अगर वो हमसे कभी कहने लगे कि इस वृत्त की परिधि बताइए, क्या बताइए? परिधि। तो हमें r तो दिया ही है भाई, r बराबर हमारा क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं आसानी से। देखो, परिधि बराबर होता है हमारा, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, 2 पाई r। अब 2 को ऐसे ही 2 रखेंगे, पाई का मान हम जानते हैं 22/7, हम 3.14 भी रख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं अपनी तरफ से निकालना है, चाहो तो 22/7 को रख लो और गुणा त्रिज्या हमारी कितनी है? 4। अब 22 दूनी 44 और गुणे 4/7, ये हो जाएगा 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 और 1 17, 176/7। या तो इसे ऐसे लिख दो, और ऐसे ना लिखो तो 7 से क्या करेंगे हम? 176 को कर लेंगे भाग। 7 से क्या कर लेंगे? 176 को हम कर लेंगे भाग। तो 7 से जब हम 176 को भाग करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, घटाएंगे तो 3 बचेगा, 6 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब 7 पंजे 35, कितना बचेगा? 1। दशमलव लगाइए क्योंकि 1 में भाग नहीं हो पाएगा, जब दशमलव लगाएंगे ये 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, दशमलव लगा है, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28। तो दशमलव के 2 स्थानों तक इसे हम शुद्ध रूप से लिख सकते हैं 25.14 सेंटीमीटर। ऐसे हम परिधि निकाल सकते हैं आसानी से। अब चूंकि हम वृत्तों का क्षेत्रफल निकालें, चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं? वृत्तों का क्षेत्रफल। कक्षा 9 में या कक्षा 8 में हम आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, कहने का मतलब थोड़ा बहुत त्रिभुजों के क्षेत्रफल को भी निकाल चुके हैं, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल को भी निकाल चुके हैं, लेकिन अब तक हमने वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे ये हमने नहीं सीखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसके लिए भी फॉर्मूला होगा, पिछली कक्षा में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान भी चुके हैं, इसे हमने सिद्ध भी किया है। तो किसी वृत्त का जब हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है हमारा पाई r स्क्वायर। ये किसी वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अब पाई हम जानते हैं ग्रीक भाषा का अक्षर है, जिसका मान 22/7 या 3.14 हम ले सकते हैं, पाई बराबर। और r को हम जानते हैं कि r हमारी क्या कहलाती है यहाँ पर? त्रिज्या। तो बस अब क्या दिया होगा, किसी वृत्त में अगर हमसे ऐसे देते, इसी का माना देते, इसने हमें त्रिज्या दे दी 4 सेंटीमीटर, अब हमसे ये कहने लगे कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो सीधा क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7, ये है हमारा, तो इसे हम 22/7 रखेंगे और r का मान हमारा है 4, r का स्क्वायर है तो 4 गुणा 4 या 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 22 चौक 88 और गुणे फिर 4 और एक बार फिर 7, इसकी गुणा करो, 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा? 33। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 352/7। चाहो तो इतना ही सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम, ऐसे भी आंसर कभी कभी हमें दिया होता है। और अगर इतने से संतुष्ट नहीं है तो 7 से हम क्या करेंगे? 352 को कर लेंगे भाग, तो ये हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35। अब 2 उतार लेंगे, अब वही बात है, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। कुछ लोग इस तरह के भाग भी नहीं कर पाते हैं, मतलब 2 अंकों में सीधे भाग हो गया, लास्ट में 1 अंक बचा तो 5 करके 2 से छोड़ दिया, बोले सर जी ये चाहिए। तो ये कतई सी नहीं होता है, जब हम एक साथ 2 अंकों में भाग देते हैं तो उसके जस्ट बाद हमें 0 लगाना चाहिए। अगर जस्ट बाद 0 नहीं लगाएंगे आंसर गलत हो जाएगा। ना मानो तो चेक कर लो, देखो 7 पंजे 35 मतलब 350 और शेष पर इसमें जोड़ लिया जाता है। यही तो हमने जो डिवीजन लेम्मा है उसमें हमने यही तो सीखा है। वहां हम यही सीखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, तो शेषफल हमेशा प्लस में रहता है। तो ये हमारी जो भाग है वो ठीक है और इसका आंसर आ जाएगा 50। 0 लगा लिया दशमलव, अब एक 0 बढ़ा लेंगे हम, 7 दूनी 14 और 7 बचेगा, 7 अट्ठे 56। तो अब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बारे में भी जानते रहिए,
हम क्षेत्रफल को स्क्वायर में क्यों लेते हैं? ये बात मैंने कक्षा 9 में बताया होगा कभी कभी कि क्षेत्रफल को हम स्क्वायर में क्यों लेते हैं, आयतन को हम क्यूब में क्यों लेते हैं, यही तो है। तो कारण इसका सबसे साधारण कारण यही होता है कि जो आकृतियां हमारी 2 डायमेंशनल होती हैं, शॉर्टकट में कहते हैं हम 2D आकृतियां। 2D मतलब जिनमें केवल हम 2 दिशाएं मानते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो उनमें जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर होगा, क्योंकि उनकी लंबाई और चौड़ाई की भी तो गुणा होगी साथ में, तभी तो स्क्वायर बनेगा ना हमारा, क्यों भाई? हाँ, और जब हमारी आकृतियां 3 डायमेंशनल होगी, 3 डायमेंशनल का मतलब जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ऐसी या हमारी प्रिज्म हो गया, तो ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई भी दिया हो, चौड़ाई भी दिया हो और ऊंचाई भी दिया हो, तो वो 3 डायमेंशनल कहलाती है। और उनका जब भी और उनका आयतन निकलता है, क्या निकलता है? आयतन। तो जब भी हम निकालेंगे तो वो हमारा क्यूब में होगा। इतनी जानकारी है? तो इसे साफ कर लें। अब इसे साफ करेंगे। अब थोड़ा सा हम और समझेंगे। और कल हमने जब हम 10वें चैप्टर में पढ़ रहे थे, प्रश्न आया था हमारा संकेंद्रीय वृत्त वाला, आया था नहीं आया? हाँ, तो संकेंद्रीय वृत्त को भी जानते रहिए कि एक वृत्त के अंतर्गत, सबसे पहली बात हम क्या कह सकते हैं? एक वृत्त के अंतर्गत, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक वृत्त के बाहर वृत्त। भाई बड़े वाले की ये अंदर है और छोटे वाले वृत्त के ये बाहर है। तो देख लो, इसमें अगर कभी भी हमें ऐसे दे दे तो वो त्रिज्या या तो हमें अलग अलग देगा। माना इसकी त्रिज्या दी है तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेंगे r1, या तो r1 मानेंगे और बड़े वाले की त्रिज्या को मान लेंगे हम r2। और अगर इतना भी करना नहीं चाहते हैं बेटा, इधर अगर इतना भी करना नहीं चाहते हैं तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को मान लो स्मॉल r और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को मान लो कैपिटल R। अब एक बात बिल्कुल ऐसी आसान शब्दों में समझो। अगर वो हमसे कहने लगे कि इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस बड़े वाले जो दिया है इसकी त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, ऐसा हमसे कहे और कहे कि जो बीच का एरिया बच रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। क्या करेंगे भाई? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। माना बड़े वाले को हम मान लेंगे पाई r स्क्वायर, छोटे वाले को मान लेंगे पाई r स्मॉल स्क्वायर। नहीं, पाई दोनों में कॉमन, पाई को कॉमन ले लीजिए, r स्क्वायर तो 7 7 49 और ये 5 तो 5 25। अब 49 में से 25 को घटाइए, 24 बचेगा, 24 बचेगा ना, 24 आ गया हमारा। अब पाई का मान लगा लीजिए 22/7 × 24। अब 22 और 24 की गुणा कीजिए और 7 से भाग कर दीजिए, जो होगा वही आंसर। 22 चौक 88 के 8 हासिल लगे 8, 22 दूनी 44 और 8 हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा हमारा 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम निकाल सकते हैं। हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे तो वो हमसे पूछेगा, या कभी कभी ऐसे ही करता है, तो इसको साफ कर लेते हैं। कभी कभी क्या होगा कि वृत्तों को ऐसे लेगा, कहेगा एक वृत्त ये है और एक वृत्त, एक मतलब 2 वृत्त हैं जो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो क्या करेंगे हम? इसका केंद्र मान लिया ये है, इसका केंद्र हमने मान लिया ए है और इसका केंद्र बी है। अब हमसे कहने लगे कि ऐसे कि इन दोनों की मतलब व्यास कितना होगा, तो ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, ऐसे भी तो कह सकता है। हाँ, तो करेंगे क्या, इसमें भी ऐसा करिए, दोनों स्मॉल हो तो एक को r1 मानिए, एक को r2। अब माना अगर ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है और ये 3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसे हम आसानी से अलग अलग करके निकाल सकते हैं। और इनकी पूरी जो त्रिज्या होगी दोनों वृत्तों की मिलाकर, वो अब जुड़ेगी, जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? तो 5 इसकी है और 3 इसकी है, तो 5 और 3 8 सेंटीमीटर हो गई। तो एक कोने पे हम लिखे लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर।
और वृत्त की परिधि हमारी होती है 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या ही होती है जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, और व्यास जिसे हम d कहते हैं, और व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है हमारा d बराबर r/2। तो इन 2-3 चीजों को समझते रहिएगा तो आसानी से हम इसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब देखो एक्सरसाइज का हम पहला ही सवाल करेंगे, और एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है, कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। सवाल को आप चाहे तो एक बार फिर पढ़ सकते हैं। कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, एक की 19 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो देखो बेटा करेंगे क्या, हम पहले 2 वृत्तों को बनाएंगे। हमने एक वृत्त ये मान लिया और एक वृत्त हमने ये मान लिया। 2 वृत्त हो गए हमारे, और वृत्त का बिल्कुल बीचों बीच में केंद्र होता है, ये केंद्र हो गया हमारा। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये हमारी हो गई 19 सेंटीमीटर, और दूसरे की त्रिज्या कह रहा है हमसे 9 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर, हो गई 9 सेंटीमीटर। अब देखो करेंगे क्या, सवाल नंबर पहला, तो इसकी जो परिधि है थोड़ा सा लिख लो। पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं r1, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर हमने मान ली r2, ठीक है। अब r1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, और r2 बराबर हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, अब पहले वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी 2 पाई r1, और दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी हमारी, दूसरे वृत्त की परिधि ये हो जाएगी हमारी 2 पाई r2। कह रहा है एक ऐसे वृत्त की परिधि निकालिए जो इन दोनों के योग को मिलाकर रखती है। तो क्या करेंगे, दोनों की परिधियों को जोड़ लो। हाँ, तो देख लो तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर इन दोनों के योगफल से है, तो इसे हम कह लेंगे 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2। अब देखो दोनों में 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई को दोनों से हम बाहर निकाल देंगे, अंदर ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2। तो 2 पाई को ऐसे ही रखिए, r1 कितना है हमारा 19 और r2 कितना है 9, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, और 28 की 2 से गुणा कर लो तो 28 दूनी 56 पाई। और थोड़ा सा हम इसे हल कर सकते हैं, 56 पाई का मान लगा दो 22/7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो ये बचेगा हमारा 22 × 8। अब 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 सेंटीमीटर हो जाएगी तीसरे वृत्त की परिधि। अब इसे लिख लो। तो तीसरे वृत्त की हमें परिधि मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पूछ रहा है हमसे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो इस जो हमारा परिधि आया है 176 सेंटीमीटर, इस परिधि को बराबर हम रख लेंगे
2 पाई r3, क्योंकि वो हमसे तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसे साफ कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, तीसरे वृत्त की परिधि, और तीसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी 2 पाई r3। एक तीसरा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या को हम r3 मानेंगे। अब r कितना चुका है हमारा 176, तो 2 पाई r3 बराबर हम रख लेंगे 176। हम जानते हैं पाई का मान 22/7 और इंटू r3 इक्वल टू 176। अब 22 एकम 22, और इधर कितना हो जाएगा, 22 से भाग कीजिए, ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसा करिए, पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2, और इधर हो जाएगा हमारा 2 8 16, 2 8 16। अब हम 22 से काट लेंगे, 22 एकम 22, 22 चौक 88, तो r3/7 बराबर आ गया हमारा 4। अब इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r3 एकम r3 और 7 चौक 28 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछ रहा था कि दो वृत्तों की उसने हमें त्रिज्याएं दे रखी थी, और दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़कर तीसरे वृत्त की त्रिज्या, वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो बिल्कुल जैसे हमें इसमें त्रिज्या दे दी है, उसमें 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर, इसमें त्रिज्या बदल गई। ये हम कर लेंगे सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर 2, तो पहले वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी है इन्होंने 8 सेंटीमीटर, तो इसे अब हम मान लेंगे 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेंगे 6 सेंटीमीटर। दूसरे सवाल में हमें पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे दी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी है, और इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, सवाल को एक बार पढ़िए फिर बताइए। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो देखो बेटा, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेंगे r1 बराबर 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है हमसे कि जो तीसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। तो देखिए, प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो देखिए, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई r3², पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1², दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई r2²। अब तीसरे को हमें निकालना है, ऐसे ही रखिए, पाई दोनों में कॉमन, पाई को बाहर लीजिए, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई, r1 हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर, r2 हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 8 64, 6 36 पाई
36 और 64, ये हो जाएगा हमारा 100। हाँ सर, ये 100 और इधर हो जाएगा हमारा पाई आर 3 स्क्वायर बराबर है। अब देखिए पाई से पाई खत्म, आर 3 स्क्वायर बराबर 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तुलना करने पर स्क्वायर से स्क्वायर खत्म और R3 बराबर आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर लिखो।